हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पे। दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आप सभी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट का आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपका जो आज का लेक्चर है आपका इकोनॉमिक्स के ऊपर रहने वाला है। आपकी इंट्रोडक्शन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो रहने वाली है, जो कि आपका पेपर कौन सा है, माइनर पेपर है। आपका कौन सा है, माइनर पेपर, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में रहने वाला है। इसका हम लेसन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं आपसे। आपसे कौन सा लेसन डिस्कस करने वाले हैं, लेसन नंबर 2। और बहुत ही बेहतरीन लेसन है, डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन पक्का जो मैंने आपको बता दिया वो पक्का है, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। लेक्चर चाहे बड़ा हो जाए लेकिन कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, पूरे कंसेप्चुअल बेस्ड आपकी इकोनॉमिक्स रहती है, पूरे कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट इतना है कि वीडियो को, अगर आपने लेक्चर को पूरा एंड तक वॉच कर लिया तो आप लोग लेक्चर के एंड में खुद कहोगे कि हाँ सर मजा आ गया, समझ में आ गया, बेहतरीन है, ये गारंटी है। तो बस रिक्वेस्ट इतनी है कि वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, कट मत करना बिल्कुल भी, वरना एक एक पॉइंट आपको समझ में नहीं आने वाले हैं। तो स्वागत है मेरे दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पे। दोस्तों अगर आप लोग पहली बार आए YouTube चैनल पर तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना और वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं आपकी कौन सी इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सी, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। इसके अंदर हमने लेसन नंबर फर्स्ट, क्या कह रहा हूं, लेसन नंबर फर्स्ट आराम से कंप्लीट करवा दिया है, जिसका लिंक आई बटन पर आ चुका है। साथ में प्लेलिस्ट बनी हुई है, धीरे धीरे प्लेलिस्ट अपडेट होती रहेगी। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ नोट है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या कह रहा हूं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुका हूं मैं। जाकर देखना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना, डाउनलोड करना मत भूलना और लेक्चर को शेयर करना मत भूलना। समझ में आई बात। चलिए इसके अंदर हम जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक ये रहने वाला है, जो हमारा टॉपिक ये रहने वाला है वो कौन सा है, गेन एंड ट्रेड। कौन सा है, गेन एंड ट्रेड। गेन से मतलब आपका लाभ हो सकता है, ट्रेड यानी व्यापार, ठीक है। गेन यानी लाभ और ट्रेड यानी व्यापार, ठीक है। चलिए इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक निकल कर आता है पीपीसी। पीपीसी जो कि आपने सभी बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उत्पादन संभावना वक्र, पीपीसी, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। ओके मेरे भाई, चलिए हम पढ़ रहे हैं पीपीसी। बोला क्या, पीडीएफ यहाँ पर खुली हुई, साथ में देखना, सोचना मत कुछ गलत हो रहा है, नहीं पीडीएफ खुली हुई है, ठीक है। बोला उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा का उपयोग करके व्यापार का आधार समझाइए। मतलब हमें पीपीसी का हमें इस्तेमाल करना है और व्यापार है क्या, इसको हम समझना है, इसकी अवधारणा को हमें समझाना है, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा, दोबारा लिख देता हूं आपको, कोई बात नहीं। क्या लिखा है, पीपीसी। ओके चलिए, बोला है निश्चित रूप से उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी एक मौलिक आर्थिक अवधारणा है जो दो वस्तुएं या सेवाओं के उत्पादन के बीच अपने सीमित संसाधनों को आवंटित करते समय एक समाज के विभिन्न समाज के सामने आने वाले व्यापार बंधों को दर्शाती है। पीपीसी को समझकर हम देशों के बीच व्यापार के आधार को समझ सकते हैं। बिल्कुल, पीपीसी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, दो वस्तुओं के बीच में होता है, दो वस्तुओं के बीच में रिलेशन को बताता है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि एक तो हम अपने देश से या फिर बाहर के देश से, फिर हमारे देश के अंदर अलग अलग स्टेटों से, या फिर दो वस्तुओं के संबंध को हम समझ सकते हैं किसकी सहायता से, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वक्र की सहायता से, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र को समझना, सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये क्या है, क्योंकि ये समझ में आ गया तो व्यापार अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ में, चलिए बोला कमी और दक्षता। एक पहला पॉइंट है इसके अंदर जो निकल कर आता है, कमी और क्या है, दक्षता। कमी और दक्षता क्या मतलब है, कमी और दक्षता का मतलब समझिए।
प्रत्येक अर्थव्यवस्था में सीमित संसाधन जैसे श्रम, पूंजी और प्रौद्योगिकी। देखो जैसे कि आपको पता है श्रम मतलब सीमित संसाधन, श्रम। आज का जो एक ऐसा टाइम चल रहा है ना, आज के टाइम पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं, स्टूडेंट है या फिर लोग हैं जो श्रम नहीं करना चाहते, मतलब मजदूरी नहीं करना चाहते, यानी इसलिए ये हमारे पास में सीमित है। ठीक है, कुछ संसाधन जैसे प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी हमारे पास में सीमित है, लेकिन धीरे धीरे हमारी टेक्नोलॉजी में भी ग्रोथ हो रही है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हमारी ग्रोथ हो रही है। पूंजी, हमारे पास में कैपिटल नहीं है इतना, हमारे पास में क्या कैपिटल नहीं है, कैपिटल, हमारे पास में पैसा नहीं है प्रोडक्शन करने के लिए, इसलिए ये हमारे पास में सीमित है। ये संसाधनों में आता है और ये सीमित है हमारे पास में, ध्यान रखना। होते हैं लेकिन इच्छा आनंद होती, बिल्कुल। मतलब क्या है, आपके पास में आपके भाई पैसा कम है लेकिन आपको ड्रेस बहुत अच्छी चाहिए, पैसा कम है लेकिन आपको गाड़ी बहुत अच्छी चाहिए, पैसा कम है लेकिन आपको समझ रहे हो आईफोन अच्छा चाहिए, और क्या। हाँ, पीपीसी दो वस्तुओं के अधिकतम संयोजन को दर्शाता है, दो वस्तुओं के संयोजन को दर्शाता है। ठीक है, जो एक अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों और प्रौद्योगिकी को देखते हुए पूर्ण दक्षता मानकर उत्पादन करती है। अरे हाँ, एक बात याद आई, आपके 12th क्लास में इकोनॉमिक्स के अंदर कितने मार्क्स आते हैं ये जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मैं देखना चाहता हूँ कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं इस साल के जिन्होंने 90 क्रॉस किए 12th क्लास में। ठीक है, अवसर लागत दूसरा पॉइंट निकल कर आता है इसके अंदर, अवसर लागत। देखो पहले भी समझा चुका हूं, दोबारा समझा रहा हूं, अवसर लागत क्या होती है। अवसर लागत, हाँ, अवसर लागत के लिए पीपीसी एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि हम जानते हैं कि अवसर लागत क्या है कि भाई एक वस्तु का, एक अच्छी वस्तु का किसी दूसरी अच्छी वस्तु के लिए क्या कर देना, त्याग कर देना। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर एक मार्कर है ग्रीन और एक मार्कर है ब्लैक। अभी मैंने ग्रीन से यहाँ पर लिखा, ग्रीन से यहाँ पर लिखा, थोड़ी डार्कनेस नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर ब्लैक से लिखा, ब्लैक से लिखा तो ज्यादा डार्कनेस आ रही है और आपको अच्छी तरह दिख रहा है और आप लोग इरिटेट नहीं हो रहे। तो यानी मैं अपने सर्वोत्तम विकल्प के लिए अपने दूसरे विकल्प को त्याग देना, अपने सर्वोत्तम विकल्प के लिए अपने दूसरे विकल्प को त्याग देना ही क्या कहलाती है, अवसर लागत कहलाती है ना। यानी दो वस्तुओं का रिलेशन दिखाया मैंने यहाँ पर, क्या दिखाया, एक ब्लैक और एक ग्रीन। तो इसलिए हमारा पीपीसी तो यहाँ पर सिद्ध होता है कि पीपीसी दो वस्तुओं के संयोजन को दिखाती है, यानी दो वस्तुएं, टू गुड्स के रिलेशन को दिखाती है क्या, पीपीसी। ठीक है, चलिए पीपीसी का उपयोग कर व्यापार का आधार समझे। तुलनात्मक लाभ क्या है व्यापार में, अगर भाई पीपीसी का लाभ हम अगर उसका उपयोग करें तो उसमें तुलनात्मक, यानी अरे यार एक दूसरे से तुलना कैसे की जाए। ठीक है, कैसे बैलेंसिंग लाभ हो सकता है, मतलब कैसे संसाधनों, प्रौद्योगिकियों और कौशलों में अंतर के कारण देशों में वस्तुओं के उत्पादन के लिए अलग अलग अवसर लागत होती है। बिल्कुल, हमारे देश में संसाधनों की कमी है, लेकिन हमारा देश कच्चे माल का सबसे बड़ा उत्पादन देश है, कच्चे माल का सबसे बड़ा उत्पादन देश है हमारा देश। जैसे अब तेल है, तेल के लिए कौन है, तेल के लिए कौन सा देश उत्पादन सबसे बड़ा है, दुबई हो, जो कि देश नहीं है, एक आप कंट्री, एक आप सिटी बोल सकते हो, देश हम उसे नहीं बोलेंगे क्योंकि तो देश तो किसके अंदर आता है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर आता है वो। ठीक है, वहाँ की इसको हम सिटी बोल सकते हैं। ठीक है, और उस वहाँ की राजधानी है अबू धाबी, उसकी यूएई की अबू धाबी राजधानी है। ठीक है, तो अलग अलग अवसर लागत होती है, बिल्कुल हमारे देश में भी अलग अलग अवसर लागत। हम किसी एक अच्छे विकल्प को चुनने के लिए किसी दूसरे विकल्प का त्याग कर देते हैं, सिंपल सी बात है, तुलनात्मक लाभ होता है ना। किसी देश को किसी वस्तु का उत्पादन करने में तुलनात्मक लाभ होता है, बिल्कुल होता है, यदि वह किसी अन्य देश की तुलना में कम अवसर लागत पर इसका उत्पादन कर सकता है। जिन वस्तुओं में उन्हें तुलनात्मक लाभ है उनमें विशेषज्ञता हासिल करके देश अपने समग्र उत्पादन को अधिकतम कर सकता है। बिल्कुल, ये भाई जरूरी नहीं है कि भाई देखो जैसे आप लोग क्या करते हो, हम दुबई और इंडिया के लिए बारे में बात करें, यहाँ पर तेल, जैसे पेट्रोल खत्म होते जा रहा है, जैसे पेट्रोल खत्म होते जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये फिर टाटा की कंपनीज का कह देखिए, टाटा की कंपनीज ने काफी सारी इलेक्ट्रॉनिक कार चला दी। इलेक्ट्रॉनिक कार आ रही है, नहीं आ रही, इलेक्ट्रॉनिक बाइक भी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी भी आ गई। सबसे पहले आप लोग देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी आई थी, फिर बाइक्स आई, फिर कार्स भी आने लगी।
जो कि हमारी टाटा की कंपनी ज्यादातर निकालती आई है, ठीक है। जैसे हिसाब से अब जैसे है ना, अब एक बहुत बड़ी स्कूटी है, कौन सी, ओला की स्कूटी है, इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, आप उसके अंदर गाने तक चला सकते हो, ठीक है। मतलब एक 2 3 4 जनों के लिए एक नाइट आउट के लिए बहुत अच्छा साउंड स्पेस भी है उसके अंदर, किसके अंदर, ओला के अंदर, ओला की स्कूटी के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास में पेट्रोल का सामान कम है, लेकिन हमारे पास में एक अच्छा विकल्प दिख रहा है, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक की तरफ मूव हो रहे हैं ना, तो दूसरे अच्छे उत्पाद, अच्छे अवसर को पाने के लिए हमने दूसरा अवसर छोड़ दिया, जो कि क्या था, पेट्रोल का, जो कि पेट्रोल को छोड़ दिया। अब ऐसे यहाँ पर दुबई यहाँ पर ये नहीं करेगा, दुबई के लिए दूसरी अवसर लागत होगी, दुबई क्या करेगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को छोड़ा, वो सोचेगा यार इलेक्ट्रॉनिक चीज में दिक्कत है, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, हमारे पैसेंजर को प्रॉब्लम ना हो जाए, है ना, वो क्यों, क्योंकि उनके पास तो तेल का उत्पादन है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक चीजों को छोड़ेगा, लेकिन वो वहां पर गाड़ियां ज्यादा बनाएगा। तो आप लोग देखो सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ी आपको यूएई में मिलेगी, दुबई के अंदर मिलेगी, ठीक है। व्यापार से लाभ, अब व्यापार से कैसे लाभ हो सकते हैं इसमें, ये भी देखो। जब देश अपने तुलनात्मक लाभ के आधार पर विशेषज्ञता हासिल करता है तो कुल उत्पादन बढ़ जाता है, बिल्कुल। अब भाई जैसे यहाँ पर क्या बात हो रही है, अगर हमारे देश में भैया देखो पेट्रोल अगर कम हो रहा है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्यादा बना रहे, इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्यादा बना रहे। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे देश को देखकर अन्य देश क्या करेंगे कि यार ये तो इलेक्ट्रॉनिक सामान बना रहे हैं, क्यों ना हम इनसे अपने देश में इंपोर्ट करवा लें, क्यों ना हम अपने देश में आयात करवा लें। तो यहाँ से हमारे यहाँ से क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो हमारे लिए लाभ होगा नहीं होगा, होगा ना। अब जैसे यूएई है, अब वहां से हमारा तेल मंगवाते हैं नहीं मंगवाते, आप बताओ, तेल मंगवाते नहीं मंगवाते, बिल्कुल इंपोर्ट होता है दुबई से हमारे लिए तेल, इंपोर्ट होता है। जैसे चाइना की काफी सारी कुछ वस्तुएं जो इंपोर्ट होती है यहाँ पर, समझ में आएगा। यही चीज यहाँ पर बोलेगी कि व्यापार से हमें लाभ होता है। पीपीसी को स्थानांतरित करना मतलब क्या है, उसको छोड़ो। देखो पीपीसी का उपयोग करके व्यापार दर्शाने का उदाहरण क्या है, आप हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जिससे आप अब हमें यहाँ पर बनाना है पीपीसी का वक्र, बता के हमें व्यापार को समझना है कि व्यापार से हमें पीपीसी को समझ के हम कैसे व्यापार को समझ सकते हैं, ठीक है। पीपीसी का उपयोग करके व्यापार को दर्शाने का उदाहरण क्या है, देखो कारों और कंप्यूटर का उत्पादन करने वाले 2 देश हैं भाई, एक देश है ए और एक देश है बी। ए देश तो कर रहा है कार का उत्पादन, बी देश कर रहा है कंप्यूटर का उत्पादन। किसका उत्पादन कर रहा है, कंप्यूटर का, ठीक है। अब इस चीज को लेकर हम यहाँ पर समझेंगे। बोला है कार और कंप्यूटर का उत्पादन करने वाले 2 देश हैं ए और बी, वे विचार करें दोनों देशों के पीपीसी कारों और कंप्यूटर के उत्पादन के बीच व्यापार बंद को दर्शाते हैं। यदि देश ए के पास कारों के उत्पादन के लिए कम अवसर लागत है और देश बी के पास कंप्यूटर के उत्पादन के लिए कम अवसर लागत है, तो वे तदनुसार विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। मतलब भाई कम अवसर लागत का मतलब यह है कि भाई वो कंप्यूटर को छोड़ना नहीं चाहते, कंप्यूटर से अच्छा विकल्प उनके पास में है ही नहीं, कार से अच्छा विकल्प उनके पास में जो है ही नहीं, जो इसको छोड़ दे वो, समझ में आए। यहाँ पर ये कम अवसर लागत का यहाँ पर मतलब यही है कि भाई कंप्यूटर से अच्छा विकल्प उनके पास में है नहीं जो छोड़ दे, या फिर कार से अच्छा विकल्प उनके पास में है नहीं जो कार के लिए कोई अन्य विकल्प चुन ले, बिल्कुल भी नहीं। तो यानी यही उनके लिए सबसे अच्छा अवसर है, यही बात यहाँ पर इसमें पॉइंट में बोली गई है। देखो अधिक कारों का उत्पादन, देश ए अधिक कारों का उत्पादन करता है, कुछ का कंप्यूटर के लिए व्यापार करता है। मतलब कार तो चाहिए लेकिन उन्हें कुछ कंप्यूटर चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है थ्रू समझते हैं हम, भाई देश ए है 100 कारों का उत्पादन कर रहा है और देश बी है जो 100 कंप्यूटर का उत्पादन कर रहा है, लेकिन इस देश को कुछ कंप्यूटर चाहिए, जैसे लाइक ना 20 कंप्यूटर की जरूरत है, और इसी देश को भाई 20 कारों की भी जरूरत है। भाई हर एक देश में हर एक चीज की जरूरत है। अब हमारे देश में अगर कंप्यूटर नहीं होता तो क्या हम ऐसे इतने आगे बढ़ते, क्या मैं आपको ऐसे पढ़ा पाता कि सामने लैपटॉप रखा है कि मेरे पास भाई स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं है, जाहिर सी बात है मेरी इनकम इतनी अच्छी नहीं है स्मार्ट बोर्ड आपके लिए लाऊं और पूरी चीज यहाँ पर करूँ, लेकिन नहीं, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, लैपटॉप है मेरे पास में बहुत सालों से, उसी में मैंने अपने पीडीएफ बनाया, आप लोगों के लिए खुद पीडीएफ बनाया जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ आपको, सामने रख दिया, यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो मैं आपको बकायदा बता रहा हूँ कि सामने यहाँ पर पीडीएफ रखा हुआ है भाई, ताकि आप लोग सोचो कि देख के तुम्हें पढ़ा रहे, मैं बकायदा आपको बता भी रहा हूँ, क्या दिक्कत है यहाँ पर, मेरे को जरूरत है, इनको भी जरूरत है, इनको भी जरूरत है, हर एक वस्तु की जरूरत होती है हर एक किसी को, ठीक है, हर एक वस्तु की जरूरत होती है हर एक देश को। तो
तो देश भी अधिक कंप्यूटर का उत्पादन करता है, तो कुछ कार्यों के लिए भी व्यापार करता है, बिल्कुल व्यापार करता है, ट्रेड करता है कुछ कार्यों के लिए भी, ठीक है। जिसका अब हम यहाँ पर समझ सकते हैं, जिससे हम ना यहाँ पर पीपीसी बना सकते हैं आराम से। पीपीसी हम आराम से यहाँ पर बना सकते हैं। पीपीसी, ये पीपीसी है, दिख रहा है ना आपको दोस्तों। हम एक जगह ले लेते हैं देश ए और एक जगह ले लेते हैं देश बी, ठीक है। हम यहाँ ए ले लेते हैं या बी ले लेते हैं, ठीक है। बी क्या कर रहा है, कंप्यूटर का उत्पादन, 100 कंप्यूटर का उत्पादन कर रहा है बी, है ना, और उसे 20 कारों की जरूरत भी है। यहाँ पर नहीं लेते हैं इसको, 100 यहाँ पर नहीं लेते हैं हम, यहाँ पर 30 यहाँ ले लेते हैं और 100 यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। देश ए क्या कर रहा है, 100 कारों का उत्पादन कर रहा है, 100 कारों का उत्पादन यहाँ पर ले लेते हैं, और 20 कंप्यूटर की जरूरत है, 20 कंप्यूटर को हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। अब ए का बी से रिलेशन देखो, ए का बी से रिलेशन देखो भाई, 100 कंप्यूटर को ले रहा था लेकिन उसे 20 कारों की जरूरत है, मिला दो, सिंपल। 100 कार वो खरीद रहा है, उत्पादन कर रहा है, लेकिन उसे 20 कंप्यूटर की जरूरत है, मिला दो। कोई कोई गलत बात नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहा मैं आपके साथ में, कुछ गलत नहीं है ना। पकड़ो 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 पकड़ो, उठा दो, ये बन गया आपका पीपीसी। थोड़ा सा आई होप वो राइटिंग मतलब बोर्ड के हिसाब से दूसरा बनाया, लेकिन समझाना यही चाहता हूँ मैं आपको, जो समझाना चाहता था वो मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर आप लोग कंप्यूटर्स ले सकते हो, पूरा ऐसे लिखना आपको पेपर में, है ना। यहाँ पर आप लोग कार्स ले सकते हो, ए कार का उत्पादन कर रहा था, बी कंप्यूटर का उत्पादन कर रहा था, 100 कंप्यूटर का उत्पादन कर रहा है लेकिन 20 कार की जरूरत है ना, तो 20 से मिला दिया। 100 कार का उत्पादन कर रहा था लेकिन 20 कंप्यूटर की जरूरत है, मिलान करा दिया, पीपीसी बना दिया। ये होता है आपका पीपीसी, ये है आपका पीपीसी, उत्पादन संभावना वक्र। ऐसे आपको समझना है व्यापार को, समझ में आई मेरी बात? ठीक है, जितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ ना उतना ही अच्छा, प्लीज लाइक कर देना, प्लीज लाइक कर देना यार, कमेंट कर देना, अपने मार्क्स बता देना 9th 12th क्लास के, और शेयर कर देना वीडियो को बस, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, हाँ तो अब हम पढ़ लेते हैं पूर्ण लागत क्या होती है। क्या पढ़ रहे हैं हम? अब हम पढ़ रहे हैं पूर्ण लागत क्या होती है। क्या मतलब है पूर्ण लागत का? इसका मतलब सुनते हैं। पूर्ण लागत की अवधारणा संसाधनों के वास्तविक इनपुट यानी आपके पास में जो है, जो चीज आ रहा है उसको, जिससे आमतौर पर किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम, समय या संधन के संदर्भ में मापा जा सकता है। मतलब भाई आपके पास में दो वस्तुएं हैं, ठीक है, और आपने एक वस्तु को, किस वस्तु को आपने देखा है और दूसरी वस्तु के लिए किस वस्तु को आपने त्याग किया है, और अब जिस वस्तु का आपने त्याग कर दिया और जिस वस्तु के चक्कर में त्याग किया, क्या उस वस्तु के लिए आपके पास में समय, धन तथा संसाधन है या नहीं, ये डिपेंड करता है आपके टोटल कॉस्ट पर। ये तीनों चीज डिपेंड करती है आपकी टोटल कॉस्ट के ऊपर, यही बताती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि भाई पूर्ण लागत काम कैसे करती है। ये चीज तो हमने भाई ओवरव्यू समझा कि भाई है क्या पूर्ण लागत, लेकिन बात कर लेते हैं कि पूर्ण लागत काम कैसे करती है। पहला पॉइंट निकल कर आता है प्रत्येक संसाधन माप। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट संसाधन माप, माप क्या मतलब है इसका? मतलब समझना पर बोले, पूर्ण लागत किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए आवश्यक संसाधनों के सटीक मात्रा को मापती है। दोबारा पढ़ो, पूर्ण लागत किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए, मतलब पूर्ण लागत में यहाँ पर डायरेक्ट संसाधन का मतलब क्या है कि भैया कि आपके पास में कोई भी है, आपने जैसे मान लो आपको कंप्यूटर बनाना है, आपको क्या बनाना है? कंप्यूटर बनाना है। अब आपको कंप्यूटर बनाना है तो कंप्यूटर का आपको एक कंप्यूटर बनाना है। एक कंप्यूटर बनाने के लिए आपके पास में क्या क्या संसाधन होने चाहिए? एक कंप्यूटर बनाने के लिए आपके पास में क्या क्या आपके पास में क्या क्या संसाधन मींस क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए,
उसका क्या करती है, माप करती है, एनालाइज करती है, पूरा क्या करती है, पूरा एनालाइज करती है पूर्ण लागत। इस पर डिपेंड करती है आपकी पूर्ण लागत, पूरा एनालाइज करती है। देखिए ये बात बताइए, लेकिन है ना इसमें एक चीज समझिए, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो भाई आपको एक कंप्यूटर बनाना है और एक कंप्यूटर बनाने के लिए आपको 10 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं मान के चलो। और इस पर जो आपकी टोटल कॉस्ट आती है कंप्यूटर बनाने पर, जो कॉस्ट लगती है वो क्या लगेगी, प्लस आपकी कॉस्ट लगी 10,000, आपकी कॉस्ट लगी 10,000। तो आपकी पूर्ण लागत क्या होगी, आपकी पूर्ण लागत क्या होगी कि एक कंप्यूटर को बनाने के लिए लगे गए 10 घंटे प्लस कितना, 10,000 रुपए। तो ये होगी आपकी टोटल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। भाई पैसे लगाना कॉस्ट नहीं होता, आपने उसके ऊपर अपना कितना टाइम इन्वेस्ट किया है वो भी कॉस्ट होती है आपकी। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो ना, तो उस पर आप लोग कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपकी कॉस्ट है, वो आपकी रियल कॉस्ट है। ठीक है, ये नहीं है कि हाँ मैं तो डेली लाइब्रेरी जा रहा हूँ, नहीं मैं तो डेली कोचिंग कर रहा हूँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन आपने खुद का कितना टाइम दिया उस पढ़ाई पर, तभी तो जाकर आपको इनपुट मिलेगा, तभी तो जाके आपको इनपुट मिलेगा उस चीज से। जितना आप लोग उसके अंदर घुसोगे उतना ही वो चीज आपको इनपुट देगी। ठीक है, जितना ही आप उसके अंदर से ले पाओगे, समझ में ये बात, यानी जितना आप लोग पढ़ाई के अंदर इन्वॉल्व होगे उतना ही पढ़ाई आपको कुछ देगी। यही बात यहाँ पर है कि अगर आपको एक कंप्यूटर बनाना है तो उस पर आपको 10 घंटे का समय दे रहे हो और आप 10,000 रुपये लगा रहे हो, तो टोटल कॉस्ट होगी आपकी 10 घंटे प्लस 10,000 रुपये। ये मतलब है प्रत्यक्ष संसाधन मापन, डायरेक्ट संसाधन मापन का। ठीक है, निर्माताओं के बीच तुलना, दूसरा पॉइंट है निर्माताओं के बीच तुलना। निर्माता मीन्स कॉम्पिटिटर, आपके हर एक फील्ड में कॉम्पिटिटर है। निर्माताओं के बीच तुलना, हर एक फील्ड में कॉम्पिटिटर है। यहां पर भी वो यही बोला है, पूर्ण लागत उत्पादनों या देशों के बीच सीधी तुलना की अनुमति देती हुई। आपके देश में भी ठीक है और दूसरे देश, मतलब जरूरी नहीं है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति हो, एक दुकान से दूसरी दुकान से, ना एक देश से, क्या कह रहा हूं, एक देश से दूसरे देश से भी हो सकता है, एक देश से दूसरे देश से भी। जैसे इंडिया मान लो, हमारा देश अपना, हमारा देश इंडिया, हमारे देश एक कंप्यूटर, हमारे देश अगर एक कंप्यूटर को बनाता है तो उसकी कॉस्ट आ रही है 10 घंटे प्लस 10,000 रुपए की। लेकिन वहां पर दूसरा देश ले लो यूएसए, दूसरा देश ले लो आप क्या, यूएसए, और यहां पर ले लेते हैं हम इंडिया, हमारा भारत। ठीक है, हमारा भारत 10 घंटे ले रहे प्लस 10,000। लेकिन वहां पर यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए कितने घंटे में लगा रहा है भाई, 5 घंटे लगा रहा है यूएसए, 5 घंटे लगा रहा है प्लस 5 घंटे लगा रहा है प्लस $100। यूएसए के अकॉर्डिंग हम $100 में बात करें जो कि 8,000 रुपए होते हैं, जो कि 8,000 रुपए है, $100 लगा रहा है। तो क्या हमारा कॉम्पिटिटर है नहीं कि उसकी कॉस्ट तो कम आ रही है, हमारी कॉस्ट क्यों ज्यादा आ रही है, हमारी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट तो इतनी आ रही है, उसकी कम आ रही है। समझ में एक बात, ये कॉम्पिटिटर का मतलब है। तो समझते हैं यहाँ पर अनुमति देते हैं, यदि एक देश दूसरे देश की तुलना में कम संसाधनों के साथ किसी वस्तु का उत्पादन कर सकता है तो उस विशेष वस्तु के उत्पादन के उसे फायदे होता है। बिल्कुल भाई, 8,000 रुपए में एक कंप्यूटर बना दे रहा और हम 10,000 रुपए बना रहे, हम साथ में 5 घंटे 10 घंटे दे रहे और 5 घंटे में एक बना रहा, तो वो 10 घंटे में 2 बना देगा, जितने हम बनाएंगे उससे तो डबल 2 बना देगा यूएस से। यही बात हो रही, यही कॉम्पिटिटिव बात होती है। इसको फायदा ज्यादा होगा, हमें नुकसान होगा, हमें फायदा कम होगा तो फायदा भी 10,000 का बना रहे हम, कितने में बेच सकते हैं, लास्ट 15,000 में, 10,000 में 5,000 मान के चलो अपना प्रॉफिट ले रहे हो आप, कोई नहीं 20,000 में इसको 10 डबल दे लो। लेकिन वो तो 8,000 का बना के वो तो 20,000 में बेच देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका तो डबल प्रॉफिट होगा, आपसे ज्यादा डबल होगा। समझ में आया यहाँ पर बात, ठीक है। चलिए, तुलनात्मक लागत, लाभ और व्यापार, ये क्या मतलब है, इसका मतलब समझे। इसके अंदर और भी पॉइंट है, लेकिन ये 2 पॉइंट थे समझाने लायक जो मैंने आपको समझा दिए। तुलनात्मक लाभ का मतलब है
कि भैया एक व्यक्ति है जो जिसकी आपकी कॉस्ट टोटल आ रही है, जो कि मैंने अभी यूएसए को लेकर, छोड़ो मैं दोबारा वही बता देता हूँ। इंडिया हमारा प्यारा सा भारत है, दूसरा है यूएसए। हमारी कॉस्ट आ रही है 10 घंटे प्लस 10,000 रुपये। यूएसए की कॉस्ट आ रही है 5 घंटे प्लस 8,000 रुपये, यानी एक $100 की कीमत आ रही है उसकी। ठीक है, क्या आ रही है? $100 की कीमत आ रही है। यहाँ पर ये बात बोली तुलनात्मक लाभ। तुलनात्मक लाभ का मतलब क्या भाई, जितना हमें लाभ होगा दो। हाँ, इंडिया वालों के अकॉर्डिंग देख के चलो, जो कि हमने, अगर हम बात करें किसके बारे में, किसके लिए उत्पादन करें, जो कि हमने पहले यूनिट बताया था, किसके लिए उत्पादन करें। भाई आपने 10,000 का कंप्यूटर बना दिया, ठीक है, क्या गरीब बंदा, अगर आप लोग इसको 20,000 रुपए में बेचोगे, कितने रुपए में बेचोगे? अगर आप लोग इसे 20,000 में बेचोगे, क्या गरीब इंसान 20,000 रुपए में खरीद लेगा? आप लोग बताओ, खरीद लेगा? नहीं। अब क्या करना पड़ेगा यार, देखना पड़ेगा। हमारे पास सारे गरीब रहते हैं, ज्यादातर गरीब ही है। अगर देखा जाए तो 25% लोग गरीब निर्धनता रेखा से नीचे है। उन्हें भी कंप्यूटर की जरूरत है, उनके बच्चों के लिए, बट क्या वो खरीद लेंगे 20,000 रुपए? नहीं। तो क्या करेंगे यार, 15,000 रुपए। कोई नहीं यार, हमारा देश है भारत। भारत देश क्यों जाना जाता है? इमोशंस, कल्चर के चक्कर में हमारा भारत देश जाना जाता है। तो भारत से प्यार करते थे, लाइक तो जरूर करके जाना वीडियो को, ठीक है। दूसरी बात, हमारे भारत के लिए लाइक जरूर कर देना। तो भारत के अंदर इमोशंस है, कल्चर्स है, ठीक है, फीलिंग्स है। ऐसे ही वहां पर देखा जाए, वहां पर टोटल बिजनेस है। यूएसए में बिजनेस बिजनेस है, नहीं हमें मतलब ये 8,000 रुपये $100 में उन्होंने बता दिया। वो क्या करेंगे यार, थोड़ा तो प्रॉफिट ले, ठीक है, हम $250 में, $250 में उसने सेल कर दिया। 25 अट्ठे 200, यानी 20,000 रुपए में, 20,000 रुपए में उन्होंने सेल कर दिया। किसी को भी 8,000 की कॉस्ट थी, 20,000 में सेल कर दिया। कितने रुपए का कमा लिया? कितने रुपए कमा लिए? 12,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। हमने कितना कमाया? ओनली 5,000 रुपीज का। इंडिया वालों ने कितना कमाया? ओनली 5,000 रुपीज का। कितना कमाया? ओनली 5, और इन्होंने 12। तो तुलनात्मक लाभ है, इसकी तुलना में हमारा लाभ कम है। ये मतलब है तुलनात्मक लाभ का। समझ में आई बात? ये मतलब है यहाँ पर तुलनात्मक लाभ का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो था आपका लेक्चर, आपका जो लेसन वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर कुछ भी नहीं था, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो मैं खुद आपको बता देता हूँ वो क्या था। यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा का उपयोग करके व्यापार का आधार समझाइए। ये एक क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, जो कि आपका 15 मार्क्स का है। एंड देन आप लोग न्यू स्टूडेंट हो, तो मैं अपनी लैंग्वेज में ऐसे क्वेश्चंस को क्या बोलता हूँ? वीआईपी क्वेश्चन बोलता हूँ मैं इनको, ठीक है। इन क्वेश्चंस को मैं बोलता हूँ वीआईपी क्वेश्चंस। समझ में आई बात? तो ये था आपका पूरा लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर मैंने कंप्लीट करवा चुका हूँ। कुछ भी इतना सा छोटा सा भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। साथ में इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, वहां पर मैसेज कर देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हर एक स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आते हैं और हर एक स्टूडेंट का मैं यहाँ पर रिप्लाई देता हूँ, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं। समझ में बात? आप लोग आराम से एसएमएस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा, आपको बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आवाज आ गई हो तो उन्हें प्लीज इग्नोर कर देना, लेकिन हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है तो प्लीज कंटेंट पर फोकस जरूर करना। समझ में आई मेरी बात? तो पूरा लेक्चर कंप्लीट करवा दिए, लेक्चर आपको मिल जाएगा। दूसरा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाकर देख लेना। तीसरा, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। समझ में दोस्तों? गुड लक।